17 जुलाई 1944 को 57,000 जर्मन कैदियों को मास्को की सड़कों पर परेड करने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें कुछ सप्ताह पहले ऑपरेशन बग्राटियन के दौरान बंदी बनाया गया था, जो बेलारूस में सेना समूह केंद्र को नष्ट करने वाला एक आक्रामक अभियान था। स्टालिन ने उन्हें राजधानी ले जाने का आदेश दिया, न तो पूछताछ के लिए, न ही उन्हें छिपाने के लिए, बल्कि उन्हें दिखाने के लिए। चयन सटीक था। केवल वे लोग शामिल किए गए जो बिना गिरे घंटों तक चल सकते थे। अधिकारी सबसे आगे, सैनिक पीछे। कुछ की पदक और चिन्ह अब भी सुरक्षित थे। अन्य वही वर्दियां पहने थे जिनमें उन्हें बंदी बनाया गया था, गंदी, फटी हुई, बिना किसी चिकित्सकीय देखभाल के। वे बिना किसी स्पष्ट सुरक्षा के चुपचाप लगभग 8 घंटे तक चलते रहे। मार्ग को विस्तार से योजनाबद्ध किया गया था। परेड के अंत में नगर निगम के वाहनों ने उन सड़कों को धो दिया जहां से वे गुजरे थे। यह कोई समारोह नहीं था, यह एक मनोवैज्ञानिक अभियान था, एक आंतरिक और बाहरी संदेश। स्टालिन ने यह परेड क्यों आयोजित की, वह क्या साबित करना चाहता था, और उन 57,000 लोगों का क्या अंजाम हुआ जो इस मार्च के बाद थे। बग्राटियन ऑपरेशन, वह दिन जब पूर्वी मोर्चा ढह गया। 22 जून 1944 को, ठीक 3 साल बाद जब ऑपरेशन बारबारोसा शुरू हुआ था, लाल सेना ने बेलारूस में जर्मन ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन बग्राटियन शुरू किया। यह सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई आक्रामक कार्रवाई जर्मन सेनाओं के खिलाफ पूर्वी मोर्चे की सबसे विनाशकारी कार्रवाई बन गई और तृतीय राइख की अंतिम हार की नींव रखी। 1944 की वसंत ऋतु के दौरान फील्ड मार्शल अर्नस्ट बुश के नेतृत्व में जर्मन आर्मी ग्रुप सेंटर सोवियत क्षेत्र में एक प्रमुख स्थिति बनाए हुए था। यह इकाई 1941 से सोवियत हमलों का मुकाबला कर रही थी और जर्मनों को इसकी क्षमता पर पूरा विश्वास था कि यह ऐसा करती रहेगी। जर्मन उच्च कमान ने एक घातक रणनीतिक गलती की, यह मानते हुए कि अगली प्रमुख सोवियत आक्रामक कार्रवाई यूक्रेन में होगी, बेलारूस में नहीं। इस गलत आकलन के कारण हिटलर ने पेंजर डिवीजनों और रणनीतिक भंडारों को दक्षिण की ओर भेजने का आदेश दिया, जिससे आर्मी ग्रुप सेंटर कमजोर पड़ गया। इसी बीच लाल सेना ने गुप्त रूप से भारी बल इकट्ठा किए। 2 मिलियन से अधिक सैनिक, 6,000 टैंक, 30,000 तोपें और 5,000 विमान। सोवियत जनरल स्टाफ ने छल की रणनीति मास्किरोव का अपनाई, जिसमें रात के समय सैन्य हलचल, यूक्रेन में झूठे तैनाती और पूरी तरह से रेडियो मौन शामिल था। जनरल जॉर्जी झूकोव ने इस अभियान का समन्वय सटीकता से किया। 4 आर्मी फ्रंट ने जर्मन ठिकानों के चारों ओर एक अर्धवृत्त का निर्माण किया। रणनीति केवल दुश्मन को हराने की नहीं थी, बल्कि उसे पूरी तरह नष्ट करने की थी। अभियान एक भीषण तोपखाना बमबारी से शुरू हुआ। हजारों तोपों और कट्यूशा रॉकेट लॉन्चरों ने एक साथ जर्मन रक्षा लाइनों पर हमला किया। इस व्यवस्थित बमबारी के चलते सोवियत पैदल सेना पहले से कमजोर हो चुकी जर्मन ठिकानों की ओर बढ़ पाई। जर्मन संचार रेखाएं तुरंत टूट गईं, जिससे अग्रिम पंक्तियों की इकाइयां अपने मुख्यालय से कट गईं। वर्षों की थकाऊ लड़ाई के बाद अनुभवहीन सैनिकों द्वारा संभाली गई कई रक्षात्मक चौकियां हमले की तीव्रता को समझने से पहले ही घेर ली गईं। सोवियत बख्तरबंद बलों ने इन कमजोरियों का कुशलता से फायदा उठाया, गहराई तक घुसपैठ कर पूरी जर्मन इकाइयों को घेर लिया। वितिब्स्क, जो जर्मन रक्षा का एक प्रमुख बिंदु था, कुछ ही दिनों में गिर गया। 5 जर्मन डिवीजनें लड़ाई से पूरी तरह बाहर हो गईं। यह पैटर्न पूरे मोर्चे पर दोहराया गया क्योंकि सोवियत बलों ने अप्रत्याशित गति से आगे बढ़ना शुरू किया। जर्मन कमांडरों ने पीछे हटने की अनुमति मांगी, लेकिन हिटलर ने हर स्थिति को अंत तक बनाए रखने का आदेश दिया, जिससे संभावित संगठित वापसी एक बेकाबू भगदड़ में बदल गई। जुलाई की शुरुआत में सोवियत सेना ने अप्रत्याशित गहराई तक प्रगति कर ली थी। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, जिसे एक किलेनुमा शहर माना जाता था, 3 जुलाई को कब्जे में आ गया। शहर के पूर्व में एक बड़े क्षेत्र में 1 लाख से अधिक जर्मन सैनिक फंस गए। सामग्री क्षति अपार थी। टोही चित्रों में बेलारूसी सड़कों पर नष्ट हो चुके वाहनों की लंबी कतारें दिखाई दी। तेजी से बढ़ते सोवियत आक्रमण ने प्रभावी निकासी को असंभव बना दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारी मात्रा में उपकरण पीछे छूट गए। मानव क्षति और भी गंभीर थी। गर्मियों की शुरुआत में आर्मी ग्रुप सेंटर की 38 डिवीजनों में से 28 पूरी तरह नष्ट हो गईं और बाकी काम करने योग्य नहीं रहीं। फील्ड मार्शल बुश को पद से हटाकर फील्ड मार्शल मॉडल को नियुक्त किया गया, जिन्हें संकट की स्थिति को संभालने में माहिर माना जाता था, लेकिन वे भी हालात नहीं बदल सके।
इस हार ने अभूतपूर्व संगठनात्मक और मानसिक पतन पैदा किया। जीवित बचे जर्मन अधिकारियों ने कमांड संरचना के पूर्ण विघटन का वर्णन किया। सैनिक बिना आदेश के भाग रहे थे, अपने ठिकानों और घायल साथियों को छोड़ रहे थे। कुछ इकाइयां पूरी तरह अलग थलग पड़कर बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण कर रही थीं। सोवियत नेतृत्व के लिए बग्राटियन ऑपरेशन ने सारी उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया। 5 हफ्तों में लाल सेना ने 450 किलोमीटर तक प्रगति की, पूरे बेलारूस और पूर्वी पोलैंड के हिस्सों को मुक्त कराया। मोर्चा अब रूस के भीतर से पूर्वी प्रशा की सीमाओं तक पहुंच गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस अभियान ने जर्मन अजेयता की मिथक को हमेशा के लिए तोड़ दिया। रणनीतिक प्रभाव अन्य मोर्चों पर भी दिखाई दिए। हिटलर को फ्रांस सहित अन्य क्षेत्रों से डिवीजनें हटाकर यहां भेजनी पड़ी, जहां मित्र देशों ने नॉर्मंडी में उतराई की थी। पश्चिम में रक्षा कमजोर पड़ने से मित्र देशों की तेजी से प्रगति हुई। अब जर्मनी एक साथ 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा था, लेकिन उसके पास पर्याप्त रणनीतिक भंडार नहीं था। 1,60,000 से अधिक जर्मन सैनिकों को बंदी बनाया गया, जिनमें 19 जनरल भी शामिल थे। इन कैदियों में से 57,000 को एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया, मास्को की सड़कों पर एक परेड में भाग लेने के लिए, जो जर्मन पराजय को दृश्य रूप में दर्शाएगी। जब लाल सेना पश्चिम की ओर बढ़ रही थी, तो कैदियों के काफिले विपरीत दिशा में जा रहे थे। वे उन कस्बों और शहरों से गुजरते जहां वे कभी कब्जा जमाए बैठे थे। अब वे पराजित अवस्था में सोवियत जनता की नजरों के सामने थे। इन नागरिकों के लिए पराजित जर्मन सैनिकों की झलक युद्ध की दशा के बदलने का पहला ठोस प्रमाण थी। इन कैदियों को यह झांत नहीं था कि स्टालिन ने उनके लिए एक विशेष उद्देश्य निर्धारित किया था। सोवियत नेता ने हिटलर के मास्को में विजयी परेड के सपने को पलट दिया था। इसे पराजय की ऐसी परेड में बदल दिया जो इतिहास की स्मृति में हमेशा के लिए अंकित हो गई। स्टालिन का बदला। जब हिटलर का सपना मलबे में बदल गया। 1941 की गर्मियों में जब जर्मन टैंक सोवियत सीमाओं को पार कर रहे थे, एडोल्फ हिटलर अपनी अंतिम विजय की कल्पना कर रहा था। मॉस्को के रेड स्क्वायर में एक विजयी परेड। जर्मन अधिकारी अनौपचारिक रूप से चर्चा कर रहे थे कि कौन सी इकाइयां इस जुलूस का नेतृत्व करेंगी और किन सोवियत इमारतों पर नाजी झंडे लहराए जाएंगे। हिटलर स्वयं इस दृश्य को लेनिन के मकबरे की ऊंचाई से देखने की योजना बना रहा था। 3 साल बाद, जब रेड आर्मी बेलारूस में सेंट्रल आर्मी ग्रुप को नष्ट कर रही थी, जोसेफ स्टालिन को ये जर्मन आकांक्षाएं याद आईं। सोवियत नेता ने पूर्ण समरूपता का एक अवसर देखा। जर्मन वास्तव में मॉस्को में मार्च करेंगे, लेकिन विजेता के रूप में नहीं, बल्कि कैदी के रूप में। हिटलर ने इसे आर्य श्रेष्ठता के प्रदर्शन के रूप में सोचा था, लेकिन यह सोवियत शक्ति और नाजी पराजय का प्रदर्शन बन जाएगा। यह विचार स्टालिन के दिमाग में जुलाई 1944 के निर्णायक दिनों में विकसित हुआ। ऑपरेशन बग्रेशन की भारी सफलता की निरंतर रिपोर्टें क्रेमलिन पहुंच रही थीं। रिपोर्टों में जर्मन डिवीजनों की तबाही, जनरलों की गिरफ्तारी और भारी मात्रा में उपकरण छोड़ने का विवरण था। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये रिपोर्टें उन कैदियों के काफिलों को वर्णित करती थीं जो सोवियत पंक्तियों के पीछे किलोमीटरों तक फैले हुए थे। ये साधारण सैनिक नहीं थे। ये वही भयभीत करने वाली वेहरमाख्त की सेना थी जिसने लगभग मॉस्को पर कब्जा कर लिया था, लेनिनग्राद की घेराबंदी की थी और स्टालिनग्राद को तबाह कर दिया था। उनकी सार्वजनिक अपमानजनक परेड एक साथ कई रणनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति करती। स्टालिन ने एनकेवीडी के प्रमुख लावरेंती बेरिया को बुलाया ताकि उस योजना की रूपरेखा तैयार की जा सके जो ऑपरेशन ग्रेट वॉल्ट्स के नाम से जानी जाएगी। नाम ही एक कड़वी विडंबना लिए हुए था, एक प्रचलित अमेरिकी पूर्व युद्ध संगीतमय फिल्म की ओर संकेत। जहां फिल्म में वियना की सुरुचिपूर्ण अभिजात वर्ग को दर्शाया गया था, वहीं इस ऑपरेशन में पराजित जर्मनों को शत्रुतापूर्ण सड़कों पर मार्च करते हुए दिखाया जाएगा। यह क्षण विशेष रूप से उपयुक्त निकला। 20 जुलाई 1944 को कर्नल क्लाउस वॉन स्टॉफेनबर्ग के नेतृत्व में जर्मन अधिकारियों के एक समूह ने पूर्वी प्रशिया में हिटलर के मुख्यालय में उसकी हत्या का प्रयास किया। बम विस्फोट में 4 लोग मारे गए, लेकिन हिटलर को केवल मामूली चोटें आईं। इस साजिश की विफलता ने पूरे जर्मन सैन्य और नागरिक प्रशासन में फांसी और शुद्धिकरण की लहर को जन्म दिया। स्टालिन ने इस हत्या प्रयास को नैतिक साहस का कार्य नहीं माना, बल्कि नाजी शासन के भीतर दरारों का प्रमाण माना। जहां पश्चिमी सहयोगी इन साजिशकर्ताओं को हिटलर के अत्याचारों का विरोध करने वाले नायकों के रूप में देख सकते थे, वहीं स्टालिन का दृष्टिकोण ठंडा और व्यावहारिक था।
ये साजिशकर्ता न तो क्रांतिकारी थे और न ही लोकतंत्र समर्थक, बल्कि रूढ़िवादी अभिजात और सैन्य अधिकारी थे जो हिटलर को हटाकर जर्मनी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। स्टालिन के लिए स्टॉफेनबर्ग की साजिश एक चिंताजनक संभावना का प्रतिनिधित्व करती थी कि जर्मन सैन्य नेतृत्व हिटलर को हटाकर एक नई सरकार स्थापित करे और पश्चिमी सहयोगियों के साथ अलग शांति वार्ता करे, जबकि सोवियत संघ से युद्ध जारी रखे। ऐसा परिदृश्य सोवियत संघ को उसके वैध क्षेत्रीय लाभों और युद्धोत्तर यूरोप में प्रभाव से वंचित कर देगा और सोवियत जनता की विशाल कुर्बानियों को निष्फल बना देगा। मॉस्को की परेड इस कथा को नष्ट कर देगी, यह दिखाकर कि जर्मन सेना केवल राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि सैन्य रूप से भी पराजित हो चुकी है। इस युद्ध के बाद जर्मनी के पास कोई नया पीठ में छुरा घोंपने का मिथक नहीं रहेगा और न ही यह दावा किया जा सकेगा कि जर्मन सेनाएं युद्धभूमि पर अजेय थीं। वेहरमाख्त के गंदे पराजित सैनिकों की सोवियत निगरानी में मार्च करती तस्वीरें सैन्य पतन के स्पष्ट प्रमाण के रूप में काम करेंगी। आंतरिक उपभोग के लिए परेड एक गहरी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता को संतुष्ट करती थी। सोवियत नागरिकों ने 1941 से अकल्पनीय कष्ट सहे थे। विनष्ट शहर, नष्ट परिवार, तबाह अर्थव्यवस्थाएं, बंदी बनाए गए दुश्मनों की झलक यह ठोस प्रमाण प्रदान करती कि बलिदान से विजय मिलती है, कि सोवियत प्रतिरोध ने जर्मन आक्रामकता को पछाड़ दिया था। यह सैन्य रिपोर्टों को एक सजीव वास्तविकता में बदल देता। स्टालिन ने प्रावदा और अन्य राज्य मीडिया को यह निर्देश दिया कि वे सोवियत जनता को बिना कोई विशेष विवरण बताए इस परेड के लिए तैयार करें। लेखों ने ऐतिहासिक न्याय का वर्णन करना शुरू किया जो नाजी आक्रमणकारियों की प्रतीक्षा कर रहा था और सोवियत विजय के एक अभूतपूर्व प्रदर्शन का संकेत देने लगे। मॉस्को के निवासियों ने सुरक्षा उपायों में वृद्धि और असामान्य सैन्य गतिविधियां देखीं, लेकिन घटना से ठीक पहले तक उन्हें कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं मिला। सोवियत प्रचार सामान्यतः वीर कथाओं पर केंद्रित रहता था। साहसी सैनिक, निःस्वार्थ श्रमिक, देशभक्त नागरिक। यह दृष्टिकोण अलग होता। परेड सोवियत शक्ति नहीं बल्कि जर्मन कमजोरी दिखाती। दर्शक सोवियत गौरव में सक्रिय भागीदार बनने के बजाय दुश्मन की अपमानजनक हार के मूक साक्षी बनते। यह घटना उत्सव कम और निर्णय जैसी अधिक प्रतीत होती। मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेड से आगे तक फैला था। स्टालिन ने पूरे प्रक्रिया को दस्तावेजबद्ध करने का आदेश दिया, कैदियों के चयन से लेकर उनके मॉस्को लाने और अंततः श्रम शिविरों में भेजे जाने तक। फुटेज को अधिकतम प्रभाव के लिए संपादित किया जाता और सहयोगी तथा तटस्थ देशों में वितरित किया जाता। दुनिया न केवल देखती कि जर्मनी युद्ध हार रहा है, बल्कि यह भी कि उसकी हार पूर्ण और अपरिवर्तनीय है। इतिहास में अपने स्थान को लेकर सदैव सजग स्टालिन के लिए यह परेड व्यक्तिगत मान्यता भी थी। 1941 में सोवियत संघ पतन के कगार पर था। विदेशी पर्यवेक्षकों ने कुछ ही हफ्तों में सोवियत पराजय की भविष्यवाणी की थी। स्टालिन स्वयं थोड़े समय के लिए सार्वजनिक दृष्टि से गायब हो गए थे, संभवतः जर्मन प्रारंभिक सफलताओं से अभिभूत होकर। अब परिस्थिति पूरी तरह पलट चुकी थी। यह परेड केवल सोवियत विजय का नहीं बल्कि संकट के समय स्टालिन के नेतृत्व का भी स्मरणोत्सव थी। सूक्ष्म योजना स्टालिन की सत्ता को एक रंगमंच के रूप में समझने को दर्शाती थी। हर तत्व, मार्ग चयन से लेकर मार्च के क्रम और उसके बाद प्रतीकात्मक सड़क धुलाई तक को अधिकतम मनोवैज्ञानिक प्रभाव के लिए संयोजित किया गया था। जर्मन कैदी गोरकी सड़क से गुजरते, मॉस्को का विशाल बुलेवार्ड, सरकारी इमारतों और ऐतिहासिक चौकों के सामने से वे उस शहर को देखते जिसे वे जीत नहीं पाए थे, अखंड और गरिमामयी। इस बीच एनकेवीडी को कैदियों के चयन के लिए सटीक निर्देश दिए गए थे। परेड में ऐसे पुरुषों की आवश्यकता थी जो बिना ढहे शारीरिक रूप से मार्च पूरा कर सकें। एक ऐसा विचार जो विडंबना से उनके साथ अल्पकालिक व्यवहार को बेहतर बना गया। उन्हें उच्च पदस्थ अधिकारियों की आवश्यकता थी जो जुलूस का नेतृत्व कर सकें, यह दर्शाने के लिए कि पराजय ने जर्मन नेतृत्व के सभी स्तरों को प्रभावित किया। विभिन्न सैन्य इकाइयों के प्रतिनिधियों की आवश्यकता थी ताकि जर्मन आत्मसमर्पण की समग्र प्रकृति स्पष्ट हो। जब तैयारियां गुप्त रूप से चल रही थीं, स्टालिन इस तमाशे के व्यापक निहितार्थों पर विचार कर रहे थे। सेना समूह केंद्र की हार ने बर्लिन की ओर एक मार्ग खोल दिया था। सोवियत सेनाएं पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और अंततः स्वयं जर्मनी में प्रवेश करने के लिए तैयार थीं। शक्ति संतुलन निर्णायक रूप से बदल रहा था, न केवल सैन्य रूप से बल्कि कूटनीतिक रूप से भी।
अनिवार्य शांति सम्मेलन में सोवियत संघ शक्ति की स्थिति से बोलेगा, अपने बलिदानों और सुरक्षा आवश्यकताओं की मान्यता की मांग करेगा। यह परेड इस नई वास्तविकता की भूमिका निभाएगी, एक दृश्य घोषणा कि सोवियत संघ को युद्ध की जीत में दरकिनार नहीं किया जाएगा, जैसे उसे युद्ध पूर्व की कूटनीति में किया गया था। जर्मन, जिन्होंने कभी स्लाव भूमि को नीच मानकर उपनिवेश बनाने की सोची थी, वे एक स्लाव राजधानी में बंदियों की तरह मार्च करेंगे। ऑपरेशन बारबारोसा के वास्तुकार अपनी भूल की परिणति देखेंगे। स्टालिन की दृष्टि ने जो केवल कैदियों के स्थानांतरण हो सकता था, उसे एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घोषणा में बदल दिया। इस उलट्टी परेड के माध्यम से हिटलर का सपना उसकी दुःस्वप्न में बदल गया और मास्को उसकी विजय नहीं बल्कि उसका प्रतिशोध देखेगा। ऑपरेशन ग्रैंड वॉल्स, नाजी हार की कोरियोग्राफी। एक सैन्य विजय को राजनीतिक रंगमंच में बदलना एक ऐसी सटीक योजना की मांग करता था जो युद्ध संचालन के समान स्तर की हो। मास्को में कैदियों की परेड जैसा सरल प्रतीत होने वाला विचार वास्तव में एक जटिल तंत्र था, जिसमें लॉजिस्टिक चुनौतियां, सुरक्षा संबंधी विचार और मनोवैज्ञानिक गणनाएं शामिल थीं। स्टालिन की दृष्टि को लागू करने का जिम्मा एनकेवीडी के पास था, जिसने इस कार्य को अपनी विशिष्ट बारीकी से अंजाम दिया। लावरेंती बेरिया ने व्यक्तिगत रूप से इस अभियान की निगरानी की। पहली चुनौती थी ऑपरेशन बाग्रेशन के दौरान पकड़े गए सैकड़ों हजारों जर्मन कैदियों में से उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करना। मेडिकल टीमें बेलारूसी मोर्चे के पास स्थित अस्थायी बंदी शिविरों में भेजी गईं। उनके मानदंड सटीक थे। कैदी शारीरिक रूप से इतने सक्षम होने चाहिए कि कई किलोमीटर की पदयात्रा बिना गिरे पूरी कर सके। इसने एक अनजानी विडंबना को जन्म दिया, जहां इन कैदियों को अपनी ही बेइज्जती में भाग लेने के लिए अस्थायी रूप से बेहतर उपचार दिया गया। एनकेवीडी के डॉक्टरों ने परीक्षण किए, यह सुनिश्चित करते हुए कि कैदियों को कोई गंभीर चोट, कुपोषण या संक्रामक रोग न हो जो परेड में भाग लेने से रोक सके। इस प्रारंभिक चयन से लगभग 57,000 कैदी उपयुक्त पाए गए। यह संख्या इतनी चुनी गई थी कि वह दृश्य प्रभाव डाल सके, लेकिन लॉजिस्टिक रूप से असंभव न हो जाए। चयन प्रक्रिया ने सैन्य इकाइयों की विविधता को प्राथमिकता दी, जिसमें पैदल सेना, बख्तरबंद इकाइयां, तोपखाना और सहायक सेवाएं शामिल थीं। यह दिखाने के लिए कि हार पूरी वेहरमाखट की थी, केवल कुछ अलग थलग टुकड़ियों की नहीं। कमांड संरचना को पकड़ने पर विशेष ध्यान दिया गया। 19 जनरल और 6 कर्नल इस जुलूस का नेतृत्व करने के लिए चुने गए। उनकी उपस्थिति हार की संपूर्णता का अटल प्रमाण बन गई। इन उच्च अधिकारियों के साथ विशेष व्यवहार किया गया। वे साफ सुथरे वर्दी में अपने तमगे और प्रतीकों के साथ मार्च करेंगे, जिससे उनके पूर्व दर्जे और वर्तमान स्थिति के बीच तीव्र विरोधाभास प्रदर्शित होगा। इसके विपरीत सामान्य सैनिकों को जानबूझकर उनके बंदी बनाए जाने के समय की गंदी स्थिति में ही रखा गया। उन्हें नहाने, शेव करने या कपड़े बदलने की अनुमति नहीं दी गई। उनकी हालत गंदे, बिना शेव किए, फटे वर्दियों और अस्थायी जूतों में सोवियत कथा को दृश्य रूप में पुष्ट करती थी कि कभी शक्तिशाली जर्मन सेना अब किस हद तक गिर चुकी है। परिवहन अगली बड़ी चुनौती थी। अग्रिम मोर्चे के बंदी क्षेत्रों से मास्को तक 57,000 लोगों को स्थानांतरित करना अत्यधिक सावधानीपूर्वक योजना की मांग करता था। 14 से 16 जुलाई 1944 के बीच दर्जनों ट्रेनें मिन्स्क और अन्य बेलारूसी शहरों के पास से रवाना हुईं। प्रत्येक ट्रेन में लगभग 1500 कैदी पशु मालगाड़ियों में जिए थे। यात्रा में 24 से 48 घंटे लगे, जिसमें न्यूनतम पानी और बुनियादी राशन दिया गया। मास्को पहुंचने पर कैदियों को 3 मुख्य ठिकानों में ले जाया गया: डिनामो स्टेडियम, मास्को का केंद्रीय हिपोड्रोम और डजर्जिंस्की डिवीजन की कैवेलरी रेजिमेंट का शिविर। ये स्थान न केवल उचित सुरक्षा प्रदान करते थे, बल्कि परेड की निर्धारित मार्ग के पास भी थे। यहाँ कैदियों को सटीक 600 लोगों की मार्चिंग कॉलम में संगठित किया गया। प्रत्येक पंक्ति में 20 सैनिक। ये आयाम इस तरह से गिने गए थे कि दृश्य प्रभाव अधिकतम हो और नियंत्रण भी बना रहे। एनकेवीडी की योजना चर्चाओं में सुरक्षा चिंताएं हावी रहीं। परेड में कई प्रकार के जोखिम शामिल थे: कैदियों के भागने के प्रयास, जर्मन बंदियों के प्रति नागरिकों की हिंसक प्रतिक्रियाएं, या यहां तक कि शेष जर्मन सहानुभूतियों द्वारा हमले। समाधान में दृश्यमान और अदृश्य दोनों प्रकार की सुरक्षा उपायों का संयोजन था। स्पष्ट रूप से खुले तलवारों से लैस एनकेवीडी अधिकारी घुड़सवार स्तंभों के साथ चलेंगे। उनकी कम संख्या सोवियत आत्मविश्वास को दर्शाते हुए मानसिक नियंत्रण बनाए रखती थी।
इस दृश्यमान सुरक्षा घेरे के पीछे एक कहीं अधिक व्यापक तंत्र था। 12,000 से अधिक सिविल परिधान में एनकेवीडी अधिकारी मार्ग और भीड़ में तैनात थे। नियमित सेना की टुकड़ियों ने प्रमुख चौराहों और संभावित भागने के मार्गों पर अवरोध लगाए। छतों पर स्थित स्नाइपर पूरी परेड पर नजर रखे हुए थे। मॉस्को के नागरिक अधिकारियों को किसी भी संदिग्ध व्यवहार की तुरंत रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया था। परेड का मार्ग मनोवैज्ञानिक प्रभाव अधिकतम करने के लिए चुना गया था। अलग अलग शुरुआती बिंदुओं से शुरू होकर दोनों मुख्य टुकड़ियां मॉस्को के केंद्र से होकर गुजरतीं, उन मार्गों पर जो शहर की भव्यता और बमबारी से अछूते उसके स्वरूप को दर्शाते। मुख्य मार्ग लेनिनग्राड हाईवे से गोर्की स्ट्रीट तक जाता, मायाकोव्स्की स्क्वायर से होकर कुर्स्काया स्टेशन पर समाप्त होता। वैकल्पिक मार्ग गार्डन रिंग से होकर कनातचिकोव्स्काया स्टेशन तक जाता। समय का निर्धारण अत्यंत सटीकता से किया गया था। परेड 17 जुलाई को सुबह 11 बजे शुरू होती, जब सूरज की रोशनी दृश्यता और फोटोग्राफी की स्थितियों को अनुकूल बनाती। गति जानबूझकर धीमी रखी गई थी, लगभग 2 किलोमीटर प्रति घंटे, ताकि बंदियों की सार्वजनिक दृश्यता को बढ़ाया जा सके। समाप्ति का अनुमानित समय शाम 7 बजे निर्धारित किया गया, जिससे यह पूरे दिन का जर्मन पराजय का प्रदर्शन बन सके। परेड के बाद की योजना में एक विशिष्ट लॉजिस्टिक तत्व उभरा। अंतिम बंदियों के पीछे नगरपालिका के टैंकर ट्रकों को चलाने का कार्यक्रम था, जो प्रतीकात्मक रूप से सड़कों को धोते। यह नाटकीय पहल जर्मन उपस्थिति से मॉस्को को शुद्ध करना एक शक्तिशाली प्रतीकवाद था, जिसे सोवियत प्रचार ने बाद की कवरेज में जोर दिया। दस्तावेजीकरण की आवश्यकताओं ने तैयारियों में एक और आयाम जोड़ा। कैमरा स्थलों का पूर्व निरीक्षण किया गया। प्रमुख अवलोकन बिंदुओं पर प्लेटफॉर्म बनाए गए। सोवियत फिल्म निर्माताओं को विशेष निर्देश दिए गए कि वे जर्मन चेहरों और नागरिक प्रतिक्रियाओं दोनों को कैद करें। स्थिर कैमरे परेड के पैमाने को दर्ज करते, जबकि मोबाइल इकाइयां करीब से विवरण कैप्चर करती। सोवियत प्रेस को कवरेज के लिए सावधानी पूर्वक मार्गदर्शन दिया गया। सुर्खियों और शब्दावली को मानकीकृत किया गया। हिटलर की पराजित सेनाएं और विफल हुआ आक्रमण जैसे वाक्यांश सभी प्रकाशनों में नियमित रूप से दिखाई देते। यह कथा प्रतिशोध के बजाय ऐतिहासिक न्याय को उजागर करती, आक्रामकता के अपरिहार्य परिणाम के रूप में, न कि सोवियत प्रतिहिंसा के रूप में। जैसे जैसे 17 जुलाई निकट आया, अंतिम तैयारियां तेज हो गईं। बंदियों को उनका अंतिम भोजन दिया गया, रोटी और दलिया का एक नियंत्रित हिस्सा, जो मार्च के लिए ऊर्जा प्रदान करता लेकिन उनकी उपस्थिति नहीं सुधारता। स्तंभ नेताओं को गठन और गति बनाए रखने के अंतिम निर्देश दिए गए। सुरक्षा बलों ने मार्ग का अंतिम निरीक्षण किया, संभावित बाधाओं को हटाया और वैकल्पिक योजनाओं की जांच की। 17 जुलाई 1944 की भोर में ऑपरेशन ग्रैंड वॉल्ट्स निष्पादन के लिए तैयार था। जो विदेशी पर्यवेक्षकों को शत्रु बंदियों का एक साधारण प्रदर्शन प्रतीत होता, वह महीनों की योजना, हजारों कर्मचारियों और जटिल लॉजिस्टिक व्यवस्था का परिणाम था। सोवियत नेतृत्व ने केवल एक परेड नहीं, बल्कि एक सावधानीपूर्वक कोरियोग्राफ की गई मनोवैज्ञानिक हथियार का निर्माण किया था। हार के परेड 17 जुलाई 1944 रेड स्क्वायर में शर्मिंदगी। 17 जुलाई 1944 की सुबह मॉस्को में साफ आसमान के साथ शुरू हुई। सुबह 8 बजे तक लेनिनग्राद हाईवे और गोर्की स्ट्रीट के आसपास के इलाकों में एक असामान्य सन्नाटा छा गया था। निवासी पहले से तय किए गए निरीक्षण बिंदुओं की ओर जा रहे थे, कुछ अपने छोटे बच्चों को कंधों पर उठाए हुए, तो कुछ इमारतों की खिड़कियों पर स्थान घेरते हुए, जहां से जुलूस का दृश्य दिखाई देता था। सैन्य पुलिस चौराहों पर तैनात थी, सामान्य यातायात को मोड़ते हुए और परिधियों को स्थापित करते हुए। मॉस्को हिपोड्रोम में उस दिन के नायक भारी निगरानी में इकट्ठा हो रहे थे। 19 जर्मन जनरल और 6 कर्नल एक सीधी पंक्ति में खड़े थे, उनके वर्दी साफ सुथरी, पदक और प्रतीक चमकते हुए। उनके पीछे लगभग 42,000 सैनिकों और कनिष्ठ अधिकारियों की मुख्य टुकड़ी 20-20 की पंक्तियों में फैली हुई थी। उनकी दशा उनके कमांडरों से एकदम अलग थी। बिना हजामत किए चेहरे, फटे हुए वर्दी, अस्थायी जूते, बंधी हुई अंगुलियां और पराजितों की खोई हुई दृष्टि। एक दूसरी टुकड़ी लगभग 15,000 कैदियों की एक साथ मायाकोव्स्की स्क्वायर में इकट्ठा हो रही थी, जिन्हें गार्डन रिंग का अनुसरण करना था। मिलाकर ये 57,000 पुरुष आधुनिक सैन्य इतिहास में पकड़ी गई दुश्मन सेनाओं की सबसे बड़ी प्रदर्शनी थे। सही समय पर सुबह 11 बजे मॉस्को सैन्य जिले के कमांडर कर्नल जनरल पावेल आर्तेमियेव ने संकेत दिया। परेड की शुरुआत एक असली शांति के साथ हुई,
जो इसे पारंपरिक सोवियत सैन्य प्रदर्शनियों से अलग बनाती थी। कोई सैन्य संगीत नहीं बज रहा था, कोई उद्घोषक जुलूस का विवरण नहीं दे रहा था, कोई विमान हवाई करतब नहीं दिखा रहा था। केवल जूतों की आवाजें, कभी कभार की खांसी और हजारों दर्शकों की अनुशासित चुप्पी ही सुनाई दे रही थी। जनरल जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। उनके चेहरे उनकी परिस्थितियों के प्रति भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं दर्शा रहे थे। कुछ ने कठोर सैन्य मुद्रा बनाए रखी थी, कुछ में खुला घृणा दिख रही थी, तो कुछ शारीरिक या मानसिक पतन के लक्षणों से जूझ रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल विंसेंस म्यूलर, मिन्स्क में पकड़े गए जर्मन चौथी सेना के कार्यवाहक कमांडर, सीधे आगे देखते हुए एक निर्विकार चेहरे के साथ मार्च कर रहे थे। उनके बगल में मेजर जनरल एडोल्फ हैमैन, बोब्रुइस्क के पूर्व कमांडर और ओरियोल के पूर्व सैन्य गवर्नर, अपने जबड़े की कसी हुई मांसपेशियों और सख्त कदमों से तनाव दर्शा रहे थे। उनके पीछे 1000 से अधिक जर्मन अधिकारी रैंक के अनुसार क्रमबद्ध होकर चल रहे थे, कर्नल से लेकर लेफ्टिनेंट तक। उनका सामूहिक आचरण पेशेवर सैन्य अनुशासन को दर्शा रहा था। कैद में होने के बावजूद वे कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, थकान के बावजूद गठन बनाए हुए थे। परेड का यह हिस्सा वेहरमाख्ट की कमांड संरचना के हर स्तर, रणनीति से लेकर सामरिक नेतृत्व तक के पतन का दृश्य प्रमाण था। परेड का मुख्य भाग साधारण सैनिकों से बना था। पैदल सैनिक, टैंक चालक, तोपची, संचारकर्मी और सहायक स्टाफ। वे इकाइयों या पकड़ने के स्थानों के अनुसार समूहों में चल रहे थे। विटेब्स्क, बोब्रुइस्क, मोगिलेव और मिन्स्क में आत्मसमर्पण करने वाले सैनिक अलग अलग संरचनाओं में गुजरते हुए बग्रेशन आक्रामक की प्रत्येक अवस्था का दृश्य दस्तावेज प्रदान कर रहे थे। इन सैनिकों की शारीरिक स्थिति उनके सैन्य पतन की अपनी कहानी सुना रही थी। कई अनुपचारित चोटों के कारण लंगड़ा रहे थे, कुछ घेराबंदी के हफ्तों के बाद कुपोषण के लक्षण दिखा रहे थे, कुछ के पास खून या मवाद से सने हुए अस्थायी पट्टियां थीं। उनकी वर्दियां, जो कभी जर्मन सैन्य सटीकता का प्रतीक थीं, अब चिथड़े में थीं या युद्ध क्षेत्र में आत्मसमर्पण के कीचड़ और राख से सनी हुई थीं। सबसे प्रभावशाली उनके चेहरे के भाव थे। सोवियत कैमरामैन मार्ग के विभिन्न बिंदुओं पर रणनीतिक रूप से तैनात नजदीकी दृश्य ले रहे थे, जिनमें पराजय के मानसिक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। कुछ झुकी हुई निगाहों से चल रहे थे, सोवियत नागरिकों की आंखों से टकराने से बचते हुए। कुछ में चुनौतीपूर्ण भाव थे, जबड़े कसे हुए और नफरत से भरी नजरें। कईयों की नजरें खाली थीं, ऐसे पुरुष जिनकी सैन्य पहचान पूरी तरह ढह चुकी थी। उन जर्मन कैदियों के लिए जिन्हें दुश्मन की सड़कों पर मार्च करने को मजबूर किया गया, यह अनुभव एक गहरा मानसिक मोड़ बन गया। 22 वर्षीय पैदल सैनिक बर्नहार्ड ब्राउन, जो मिन्स्क के पास पकड़े गए थे, बाद में वर्णन करेंगे। हम स्तंभों के किनारे किनारे चल रहे थे, मस्को वासियों को देख रहे थे और वे हमें देख रहे थे। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं? शायद नहीं। युद्ध में इससे भी बुरी चीजें होती हैं। हम आदेश मानने के आदी थे, इसलिए जब हम मॉस्को की सड़कों से गुजर रहे थे, हम बस अपने सुरक्षा गार्डों के आदेशों का पालन कर रहे थे। यह भावनात्मक विरक्ति, एक मनोवैज्ञानिक रक्षा तंत्र, कई जीवित बचे लोगों की कहानियों में सामने आई। वेहरमाख्ट के पूर्व कॉर्पोरल कार्ल श्वाइट्जर ने याद किया, मार्च के दौरान मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। जब हमें घेर लिया गया, उसके कुछ दिन पहले ही मेरी भावनाएं बंद हो चुकी थीं। मैंने मॉस्को को एक धुंध के पार देखा। मैं इमारतें, चेहरे दर्ज कर रहा था, लेकिन वे अवास्तविक लग रहे थे, जैसे किसी और के दुःस्वप्न में चल रहा हूं। कुछ अन्य लोगों के लिए यह परेड सैन्य वास्तविकता से अंतिम टकराव का क्षण थी। तोपखाने के अधिकारी लेफ्टिनेंट विल्हेम हॉफमैन, जिन्हें बोब्रुइस्क में बंदी बनाया गया था, ने एक जब्त की गई डायरी प्रविष्टि में लिखा, आज उस शत्रु राजधानी में मार्च करते हुए जिसे हम जीत नहीं सके, मैंने अंततः वह समझा जिसे हम में से कई स्वीकार नहीं करना चाहते थे। युद्ध हार चुका है। देखो, ये हमें कैसे देख रहे हैं, घृणा के साथ नहीं, बल्कि इवेंचुअल विजेताओं की शांत आत्मविश्वास के साथ। मॉस्को की जनता इस जुलूस को संयमित अनुशासन के साथ देख रही थी। विजय के जश्नों में जोश भरे नारे नहीं गूंजे, कोई वस्तुएं नहीं फेंकी गईं, कोई प्रतिशोधात्मक भावना इस प्रक्रिया को बाधित नहीं कर रही थी। इसके बजाय भीड़ ने एक गहन मौन बनाए रखा, जिसने इस दृश्य के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को और बढ़ा दिया। सोवियत पक्ष की प्रतिक्रियाएं भी जटिल थीं। उस समय किशोर रहे रोमनशेंको, जिनके पिता स्टालिनग्राद में मारे गए थे, ने उस सामूहिक संयम को याद किया
हमने जर्मनों को बहुत करीब से देखा, पत्थर जैसे मौन के बीच। कोई एक शब्द नहीं बोल रहा था, न वे न हम। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी अन्य दुनिया के नमूनों का अध्ययन कर रहे हों। ये घटित हो चुके पुरुष जिन्होंने इतना दुहक पहुंचाया था। मैंने राक्षस ढूंढे लेकिन केवल पराजित सैनिक ही देखे। वांछित कैथारसिस की यह अनुपस्थिति नागरिक विवरणों में बार बार उभरी। एक कारखाने में काम करने वाली एकातेरिना मिखाइलोवना, जिनका यूक्रेन में घर जर्मन कब्जे के दौरान नष्ट हो गया था, ने अपने आश्चर्य को वर्णित किया। मैं प्रतिशोध, यहां तक कि घृणा महसूस करने की उम्मीद से आई थी। इसके बजाय मुझे एक अप्रत्याशित भावना महसूस हुई, एक खोखली संतुष्टि। ये गंदे वर्दियों में रेंगते हुए आदमी दुष्ट नहीं बल्कि दयनीय लग रहे थे। कुछ अन्य लोगों के लिए यह परेड वह भावनात्मक समापन थी जिसकी उन्हें तलाश थी। लाल सेना के एक दिग्गज दिमित्री वोरोनोव, जिन्होंने 1941 में मॉस्को की लड़ाई में अपनी टांग खो दी थी, इस दृश्य को देखने के लिए बैसाखियों के सहारे पूरे शहर में चले। जब मैंने उन्हें देखा, खास तौर पर उन अधिकारियों को जिन्होंने हमारी तबाही की योजना बनाई थी, तो मेरी आत्मा में कुछ स्थिर हो गया, चक्र पूर्ण हुआ। मैंने न तो जयकार की और न ही शाप दिया। मैंने बस सिर हिलाया, सोचते हुए, यह है न्याय। एनकेवीडी के वे गार्ड्स जो कैदियों की सुरक्षा में तैनात थे, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत और जटिल प्रतिक्रियाएं अनुभव की। जूनियर लेफ्टिनेंट पावेल क्लिमोव, घुड़सवार सुरक्षा में नियुक्त, ने एक निजी पत्र में लिखा, हमें निर्देश दिए गए थे कि हम पूरी तरह संयम बनाए रखें, न कोई भावना दिखाएं न कमजोरी। फिर भी इन पूर्व आक्रमणकारियों को हमारी राजधानी में रेंगते हुए देखना, वे लोग जो कुछ महीने पहले मुझे बिना झिझक गोली मार देते, असाधारण आत्म अनुशासन की मांग करता था। हर प्रवृत्ति व्यक्तिगत बदला लेने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन हमारे आदेश थे कि इस कार्य को ठंडे पेशेवर तरीके से अंजाम दें। इन विपरीत दृष्टिकोणों के बीच अप्रत्याशित मानवीय जुड़ाव के दुर्लभ क्षण उभरे। जिनाइडा पेत्रोवा, एक मॉस्कोवियन स्कूल शिक्षिका जिनके भाई लेनिनग्राद की रक्षा करते हुए मारे गए थे, ने एक क्षणिक मुलाकात को याद किया। एक युवा जर्मन सैनिक मेरे सामने लड़खड़ा गया। बिना सोचे मैंने एक छोटा सा संकेत दिया कि वह सीधा हो जाए, इससे पहले कि गार्ड्स उसे देख लें। उसने ऊपर देखा, हमारी निगाहें पल भर के लिए मिलीं और हमारे बीच कुछ अलिखित सा गुजरा। नफरत की इस कृत्रिम स्थिति के बीच साझा मानवता की एक क्षणिक स्वीकृति। फिर जुलूस आगे बढ़ गया और वह हमेशा के लिए गायब हो गया। मार्च की कोरियोग्राफी ने एक ऐसा जुलूस तैयार किया जो प्रतिभागियों और दर्शकों दोनों के लिए अंतहीन प्रतीत होता था। लगभग 8 घंटे तक कब्जा किए गए जर्मनों की कतारें मास्को के केंद्रीय जिलों से गुजरती रहीं। यह हार का एक भौतिक प्रदर्शन था जिसे मिनटों में नहीं, घंटों में मापा गया, सैकड़ों में नहीं बल्कि दसियों हजारों में। मुख्य चौराहों पर सोवियत फोटोग्राफर और कैमरामैन जुलूस के किलोमीटरों तक फैले दृश्य को कैद कर रहे थे। ये छवियां, जिन्हें वैश्विक वितरण के लिए बनाया गया था, जर्मन नुकसान के पैमाने को किसी भी लिखित रिपोर्ट या रेडियो बुलेटिन से अधिक प्रभावी ढंग से दर्शा रही थी। मार्ग स्वयं इस प्रतीकात्मक अपमान को और तीव्र करता था। कैदी उन स्मारकों के पास से गुजरते जो सोवियत शक्ति और प्रतिरोध से जुड़े थे, सरकारी भवन जो जर्मन आक्रमण के बावजूद कार्यशील रहे, सांस्कृतिक संस्थान जिन्होंने रूसी विरासत की रक्षा की, और बिना बमबारी वाले आवासीय जिले जो मास्को की सफल रक्षा का प्रमाण थे। रास्ता उन्हें उन मोहल्लों से होकर ले जाता जहां 3 साल पहले मास्को वासियों ने जर्मन आगमन की हताश तैयारी में टैंक रोधी खाइयां खोदी थीं और बैरिकेड बनाए थे। सुरक्षा लगभग अदृश्य थी, फिर भी सर्वत्र मौजूद। एनकेडीवाईडी के घुड़सवार अधिकारी खुले तलवारों के साथ एकमात्र स्पष्ट सुरक्षा के रूप में कार्य कर रहे थे, लगभग प्रत्येक 100 कैदियों पर एक गार्ड की अनुपात में। यह न्यूनतम दृश्य सुरक्षा सोवियत नियंत्रण में सर्वोच्च आत्मविश्वास को दर्शाती थी, जबकि जर्मन शक्तिहीनता को उजागर करती थी। इस मुखौटे के पीछे हजारों असैनिक सुरक्षा एजेंट भीड़ और आसपास की इमारतों से निगरानी रख रहे थे। जैसे जैसे दोपहर शाम में ढलती गई, मार्च करने वालों की शारीरिक थकावट अधिक स्पष्ट होती गई। जिन पुरुषों ने सैन्य मुद्रा में मार्च शुरू किया था, वे धीरे धीरे थकान से झुकने लगे। कुछ गिर पड़े और उनके साथी कैदियों द्वारा किनारे ले जाए गए। पानी सीमित मात्रा में दिया गया, गर्मियों की गर्मी में प्यास बुझाने के लिए जानबूझकर अपर्याप्त। शाम 5 बजे के आसपास प्रारंभिक कतारें अपने गंतव्य पर पहुंचना शुरू हुईं। मुख्य दल के लिए कर्स्काया स्टेशन और द्वितीयक समूह के लिए कनातचिकोवो स्टेशन। वहां
मवेशियों के लिए बने मालवाहक ट्रेनें उन्हें पूरे सोवियत संघ के श्रमिक शिविरों में ले जाने के लिए तैयार थीं। लोडिंग प्रक्रिया कुशलतापूर्वक लेकिन बिना जल्दबाजी के की गई, यह सुनिश्चित करने के लिए कि काम से लौटते मास्को के निवासी इस अपमान के अंतिम चरण को देख सकें। जुलूस की समाप्ति ने एक अंतिम प्रतीकात्मक स्पर्श प्रस्तुत किया। जैसे ही अंतिम कैदी मार्ग के प्रत्येक खंड को पार करते, नगर टैंकर ट्रक तुरंत सड़कों पर पानी छिड़कना शुरू कर देते। यह नाटकीय सफाई, शत्रु की भौतिक उपस्थिति को धो डालना, सोवियत नागरिकों के लिए एक शक्तिशाली प्रतीकात्मक अर्थ रखती थी। यह जर्मन प्रदूषण को पवित्र सोवियत भूमि से मिटाने की एक शुद्धिकरण रस्म थी, जिसे सड़कों को उनके सामान्य उपयोग में लौटाने से पहले अंजाम दिया गया। शाम 7 बजे यह अभियान औपचारिक रूप से समाप्त हुआ। अंतिम जर्मन कैदी एक परिवहन ट्रेन में सवार हुआ जो सोवियत आंतरिक क्षेत्रों की ओर जा रही थी। कर्नल जनरल आर्तेमेव ने समापन आदेश पर हस्ताक्षर किए। रेडियो मास्को ने घोषणा की कि न्याय का प्रदर्शन समाप्त हो गया है। शहर सामूहिक संतोष की भावना के साथ अपनी शाम की दिनचर्याओं में लौट आया, एक ऐतिहासिक प्रतिशोध का साक्षी जो सटीक कोरियोग्राफी के माध्यम से निष्पादित किया गया। मार्च के बाद गुलाग, विस्मरण और जर्मन सेना की धीमी मौत। 17 जुलाई 1944 का रंगमंचीय प्रदर्शन मास्को के नागरिकों के लिए अदृश्य अंतिम अध्याय के साथ समाप्त हुआ। रात ढलते ही अंतिम जर्मन कैदी कुरस्काया और कानाचिकोवो स्टेशनों पर मवेशियों के डिब्बों में गायब हो गए। दरवाजे धमाके से बंद हुए, ताले भारी आवाजों के साथ बंद किए गए और भाप से चलने वाले इंजनों ने गति पकड़ ली। इन 57,000 पुरुषों के लिए मास्को की परेड उनके कष्टों का अंत नहीं थी, बल्कि सोवियत दंड प्रणाली के विशाल नेटवर्क के भीतर एक कहीं लंबी यात्रा का मात्र एक सार्वजनिक अंतराल था। अंधेरे के आवरण में लिपटे ट्रेनें पूर्व की ओर चल पड़ीं। उनके गंतव्य गुप्त रखे गए। केवल एनकेवीडी के अधिकारियों को ज्ञात थे जो परिवहन की निगरानी कर रहे थे। ये यात्राएं कई दिनों, कभी कभी हफ्तों तक चलती थीं, जो यूराल पर्वत पार कर साइबेरिया की ओर जाती थीं, दक्षिण की ओर कजाखस्तान में मुड़ती थीं या सोवियत सुदूर पूर्व की ओर बढ़ती थीं। मवेशी डिब्बों में हर एक में 80 से 100 कैदी भरे जाते थे, जिससे पुरुषों को खड़े होने, बैठने या जमीन पर लेटने के लिए बारी बारी से समय साझा करना पड़ता था। गर्मियों की तपिश इन बंद धातु के डिब्बों को चलते फिरते भट्ठियों में बदल देती थी। पानी का राशन जानबूझकर इतना कम रखा जाता था ताकि शौच की जरूरतें कम हों, पर यह निर्जलीकरण के विरुद्ध अपर्याप्त था। शरीर से थके हुए पुरुषों के बीच पेचिश तेजी से फैलती थी। जो पुरुष लड़ाई, घेरेबंदी, पकड़ और मास्को की परेड से बच गए थे, वे अब इन आदिम स्थितियों में दम तोड़ने लगे। जब ट्रेनें थोड़ी देर के लिए रुकती तो एनकेवीडी के गार्ड लाशों को निकालते, मौतों को बिना नाम वाले स्टैंडर्ड लॉग बुक्स में दर्ज करते, सिर्फ नंबर जो परिवहन सूची को घटाते थे। क्षेत्रीय वितरण केंद्रों पर पहुंचने पर कैदियों की एक छौंटनी की जाती थी जो उनके आगामी गंतव्य को तय करती थी। एनकेवीडी के अधिकारी उन्हें शारीरिक क्षमता, सैन्य विशेषज्ञता और सुरक्षा जोखिम के आधार पर विभाजित करते थे। यह वर्गीकरण प्रक्रिया श्रमिक संसाधनों को सोवियत आंतरिक क्षेत्र में फैले विशाल श्रम शिविरों के नेटवर्क में आवंटित करने का माध्यम बनती थी। केमेरोवो और वोरकुटा के पास के विशेष शिविरों में खनिकों और भारी श्रम करने योग्य लोगों को भेजा गया। पूर्व यांत्रिक अभियंता, इंजीनियर और कुशल तकनीशियन मग्निटोगोर्स्क, चेल्याबिंस्क और नोरिल्स्क की औद्योगिक इकाइयों में भेजे गए। कृषि विशेषज्ञों को कजाखस्तान और दक्षिणी यूराल की सामूहिक कृषि परियोजनाओं में भेजा गया। जिन अधिकारियों को मूल्यवान खुफिया जानकारी रखने वाला समझा गया, उन्हें मास्को के पास विशेष प्रतिष्ठानों में गहन पूछताछ का सामना करना पड़ा। फिर उन्हें सामान्य कैदियों की आबादी में शामिल किया गया। मास्को की परेड का नेतृत्व करने वाले उन 19 जनरलों को विशेष तब मिला। प्रचार साधनों और खुफिया स्रोतों के रूप में उनकी महत्ता के कारण उन्हें मास्को के पास एनकेवीडी की विशेष सुविधाओं में रखा गया। यहां सोवियत सैन्य खुफिया अधिकारियों ने विस्तार से पूछताछ की, जिससे उन्हें जर्मन सैन्य संगठन, तकनीक और रणनीति पर जानकारी मिली। कुछ जनरलों ने बेहतर व्यवहार या भविष्य में स्वदेश वापसी की आशा में सहयोग किया। अन्य लोगों ने सैन्य अनुशासन बनाए रखा और मानसिक दबाव व शारीरिक अभावों के बावजूद केवल नाम, पद और सेवा संख्या बताई। 2 जनरल विशेष जांच के अधीन थे, एडोल्फ हैमान और गॉटफ्राइड वॉन एर्डमैन्स्टॉर्फ।
दोनों ने सोवियत कब्जे वाले क्षेत्रों में सैन्य गवर्नर के रूप में कार्य किया था, जहां बड़े पैमाने पर अत्याचार हुए थे। अधिकांश युद्धबंदियों के विपरीत उन्हें अंततः युद्ध अपराधों के लिए औपचारिक रूप से अभियोजन का सामना करना पड़ा। नागरिकों की हत्या में उनकी कमान की जिम्मेदारी का दस्तावेजीकरण करने वाली विस्तृत जांचों के बाद दोनों पर मुकदमा चलाया गया, दोषी ठहराया गया और 1950 में फांसी दी गई। अधिकांश कैदियों के लिए जीवन गुलाग प्रणाली की निर्मम दिनचर्या में समा गया। दैनिक जीवन कार्य कोटे, जीवित रहने की रणनीतियों और निराशा के प्रबंधन के इर्द गिर्द घूमता था। एक सामान्य दिन सूरज उगने से पहले काले रोटी और पतली सूप से शुरू होता था, जिसके बाद खदानों, जंगलों, कारखानों या निर्माण स्थलों में 12 घंटे की ड्यूटी होती थी। शाम का खाना उन शारीरिक मांगों के लिए अपर्याप्त कैलोरी देता था जो कमजोर शरीरों पर डाली जाती थीं। साइबेरियाई शिविरों में सर्दियों का तापमान -40 डिग्री से नीचे चला जाता था, जबकि गर्मियों में मच्छरों और कीड़ों के झुंड काम कर रहे लोगों को सताते थे। जर्मन कैदी शिविरों के भीतर एक जटिल सामाजिक तंत्र में समा गए। सोवियत राजनीतिक कैदी, अपराधी और अन्य विदेशी वहां एक पदानुक्रम बनाते थे, जिसमें जर्मन अक्सर मध्य स्थिति में रहते थे, सोवियत अधिकारियों से नीचे लेकिन कुछ अन्य समूहों से ऊपर। पूर्व वेहरमाच सैनिक खुद को उन सोवियत नागरिकों के साथ काम करता पाते थे जिनके घर, खेत और परिवार उनके द्वारा किए गए आक्रमण में नष्ट हो गए थे। स्वास्थ्य देखभाल सर्वोत्तम स्थिति में भी आदिम बनी रही और सबसे खराब स्थिति में तो उसका अस्तित्व ही नहीं था। शिविरों की डिस्पेंसरी में बुनियादी आपूर्ति, दवाइयों और प्रशिक्षित स्टाफ की भारी कमी थी। मामूली चोटें भी जानलेवा संक्रमणों में बदल जाती थीं। सर्दियों के महीनों में ठंड लगने से उंगलियां, पैर और अंग कट जाते थे। विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी, रतौंधी और दांतों की सेहत में गिरावट होती थी। तपेदिक भीड़-भाड़ वाले बैरकों में फैलती थी और हर साल हजारों की जान लेती थी। 1947 तक अनुमान है कि जुलूस में भाग लेने वाले मूल प्रतिभागियों में से 30% कैद में ही मर चुके थे। युद्ध के मुकाबले, जहां कार्रवाई भय से ध्यान भटकाने का एक साधन थी, शिविरों में जीवन अंतहीन सोच और पछतावे का समय देता था। पुरुषों को एक असफल आक्रमण में अपनी भूमिका, नाजी आक्रामकता में अपनी मिलीभगत, जर्मन नेतृत्व द्वारा अपनी उपेक्षा और अपने घरों तथा परिवारों से अनिश्चितकालीन जुदाई का सामना करना पड़ता था। कुछ को धार्मिक आस्था में अर्थ मिला, कुछ को साथी कैदियों के साथ एकजुटता में, और बहुतों को केवल जीवित रहने की रोजमर्रा की दिनचर्याओं में। बाहरी दुनिया से संपर्क बहुत सख्ती से सीमित था। 1947 तक अधिकांश कैदी न तो पत्र प्राप्त कर सकते थे और न ही घर संदेश भेज सकते थे। जर्मनी में उनके परिवारों को उनके जीवित होने की कोई पुष्टि नहीं मिलती थी। उन्हें केवल औपचारिक सूचनाएं मिलती थीं कि उनके बेटे, पति या पिता एक्शन में लापता हैं। आशा और शोक के बीच की एक नौकरशाही स्थिति। सोवियत संघ ने कैदियों के साथ व्यवहार पर शासन करने वाले जिनेवा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर तो किए थे, पर उसे कभी अनुमोदित नहीं किया। स्टालिन ने अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की शिविरों के निरीक्षण या कैदियों के रिकॉर्ड की अपीलों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया, यह कहकर कि जिन्होंने सोवियत भूमि पर आक्रमण किया है वे पारंपरिक सुरक्षा खो चुके हैं। जब मई 1945 में जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद पश्चिमी मित्र राष्ट्रों ने कैदियों की वापसी के लिए दबाव डाला, तो सोवियत अधिकारियों ने जवाब दिया कि जर्मन कैदी युद्ध क्षति के लिए वैध प्रतिपूर्ति हैं। आक्रमण के दौरान नष्ट हुए औद्योगिक क्षमता और बुनियादी ढांचे के बदले मानव क्षतिपूर्ति। प्रमुख रिहाइयां 1947 में शुरू हुईं, जब लगभग 20,000 कैदियों को, जिन्हें गंभीर रूप से बीमार या उत्पादक कार्य करने में असमर्थ माना गया, अधिकृत जर्मनी वापस भेजा गया। ये प्रारंभिक लौटने वाले कैदी सोवियत शिविर प्रणाली की स्थितियों के पहले विश्वसनीय विवरण प्रदान करने वाले बने। उनके शारीरिक रूप से तबाह दिखने वाले शरीर, दुबले पतले शरीर, टूटे दांत, समय से पहले बूढ़े हो चुके चेहरे उनकी पीड़ा के प्रत्यक्ष प्रमाण थे। इसके बाद की रिहाइयां 1940 के दशक के अंतिम वर्षों में अनियमित रूप से होती रहीं, जिसमें मॉस्को हर रिहाई की कूटनीतिक और प्रचारात्मक लाभों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाता था। 1949 तक लगभग 30% जीवित बचे कैदी विभाजित जर्मनी लौट चुके थे, जिनमें प्राथमिकता उन लोगों को दी गई थी जो सोवियत अधिग्रहण क्षेत्र से थे, जहां उनके अनुभवों को अधिक प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता था। मार्च 1553 में स्टालिन की मृत्यु शेष कैदियों के लिए एक मोड़ साबित हुई।
उनके उत्तराधिकारी निकिता क्रुश्चेव पश्चिम जर्मनी के साथ कूटनीतिक सामान्यकरण की कोशिश करते हुए वापसी प्रक्रिया को तेज करने लगे। 1953 से 1956 के बीच अधिकांश जीवित जर्मन कैदी अपने घर लौट आए, जिनमें वे भी शामिल थे जिन्होंने 12 साल पहले मास्को में जुलूस में भाग लिया था। उनकी वापसी पश्चिम जर्मनी के आर्थिक चमत्कार और पूर्वी जर्मनी के समाजवादी पुनर्निर्माण के साथ मेल खाई। तीसरे राइख के खंडहरों से उभरती दो बिल्कुल भिन्न जर्मनियां। इन लौटे हुए कैदियों को ऐसी समाजें मिलीं जो युद्ध को भूलना चाहती थीं, न कि उसकी विरासतों का सामना करना। पश्चिम जर्मनी में आर्थिक पुनर्निर्माण और शीत युद्ध की वास्तविकताएं वेहरमाख्ट की दोषिता या सोवियत पीड़ा की समीक्षा को हतोत्साहित करती थीं। पूर्वी जर्मनी में सोवियत संघ के साथ आधिकारिक मित्रता ने कैदियों के दुर्व्यवहार या जबरन श्रम पर चर्चा को प्रतिबंधित कर दिया था। मास्को में जुलूस निकालने वाले पुरुष राष्ट्रीय स्मृति में हाशिए पर आ गए। उनके अनुभव बहुत जटिल और असहज थे, युद्धोत्तर सरलीकृत कथाओं में फिट बैठने के लिए। केवल 1980 और 1990 के दशकों में, जब शीत युद्ध की तनातनी कम हुई और दोनों जर्मन राष्ट्रों ने अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारियों का सामना किया, तो जीवित बचे लोगों ने सार्वजनिक रूप से अपने अनुभव साझा करने शुरू किए। संस्मरण, मौखिक इतिहास और वृत्तचित्रों ने उनके अनुभवों को हमेशा के लिए गायब होने से पहले दर्ज किया। इन कथाओं ने मास्को के जुलूस को केवल एक दृश्य क्षण के रूप में उजागर किया, जो एक विस्तृत कैद की गाथा का हिस्सा था, जिसने व्यक्तिगत जीवन और सामूहिक स्मृति को लंबे समय तक आकार दिया, भले ही वह सार्वजनिक तमाशा सुर्खियों से गायब हो गया हो। छिपी हुई विरासत, प्रचार, स्मृति और परेड की शाश्वत गूंज। 17 जुलाई 1944 को मास्को में जर्मन कैदियों की पदयात्रा एक दिन से भी कम समय तक चली, लेकिन इसके प्रतीकात्मक प्रभाव आज भी ऐतिहासिक स्मृति, राजनीतिक आख्यानों और द्वितीय विश्व युद्ध के सांस्कृतिक चित्रणों में गूंजते हैं। जो एक सुनियोजित प्रचार अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था, वह एक स्थायी दृश्य संदर्भ में बदल गया, यह समझने के लिए कि जीत और हार को कैसे प्रस्तुत, प्रलेखित और स्मरण किया जाता है। तत्काल बाद के समय में सोवियत अधिकारियों ने इस घटना से अधिकतम प्रचार मूल्य निकाला। समाचार पत्रों का संपादित फुटेज पूरे यूएसएसआर के सिनेमा घरों में कुछ ही दिनों में दिखाया गया, जिसे सावधानीपूर्वक इस तरह प्रस्तुत किया गया कि जर्मनों के अपमान और सोवियत विजय को उजागर किया जा सके। प्रावधा ने एक विशेष चित्र संस्करण प्रकाशित किया, जिसमें फटे हाल कैदियों को आत्मविश्वास से भरे मास्कोवासियों के साथ जोड़ा गया। रेडियो मास्को ने कई भाषाओं में वर्णन प्रसारित किए ताकि नाजी महत्वाकांक्षाओं के इस प्रतीकात्मक पलटाव के बारे में वैश्विक जागरूकता सुनिश्चित हो सके। राजनीतिक संदेश स्पष्ट था, वेहरमाच की अजेयता समाप्त हो चुकी थी और सोवियत जीत अपरिहार्य थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं ने इस प्रदर्शन के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण प्रकट किए। ब्रिटेन और अमेरिका में प्रारंभिक प्रेस कवरेज ने परेड के वैध प्रतीकवाद को स्वीकार किया, लेकिन कैदियों के सार्वजनिक अपमान को लेकर असहजता भी व्यक्त की। दी न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे सोवियत सैन्य सफलता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन कहा, लेकिन यह भी सवाल उठाया कि क्या ऐसे प्रदर्शन जिनेवा कन्वेंशन की भावना, यदि उसके शब्दों की नहीं, का उल्लंघन करते हैं। ब्रिटिश राजनयिक तारों में भी इसी प्रकार की दुविधा प्रकट हुई, जिसमें प्रचार की प्रभावशीलता और सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए कैदियों के उपयोग के खतरनाक उदाहरण को समान रूप से स्वीकार किया गया। तटस्थ देशों में प्रतिक्रियाएं राजनीतिक रुझानों पर निर्भर थीं। स्वीडिश समाचार पत्रों ने बिना किसी संपादकीय टिप्पणी के विस्तृत फोटो निबंध प्रकाशित किए, जिससे पाठकों को अपनी खुद की राय बनाने दी गई। स्विस कवरेज ने पेरिस में जर्मन विजय परेड और मास्को में हार की पदयात्रा के बीच के अंतर को रेखांकित किया। अर्जेंटीना और स्पेन जैसे जर्मन समर्थक देशों में प्रकाशनों ने इस घटना का उल्लेख कम या बिल्कुल नहीं किया और जर्मन नुकसानों की पुष्टि करने के बजाय जारी युद्ध अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया। जर्मनी के भीतर नाजी अधिकारियों ने परेड की सारी जानकारी को दबा दिया। जोसेफ गोएबल्स के प्रचार मंत्रालय ने पकड़े गए जनरलों या बेलारूस में बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पणों का कोई भी उल्लेख सख्ती से प्रतिबंधित किया। जर्मन अखबार रणनीतिक वापसी और रक्षात्मक सफलताओं की रिपोर्टें देते रहे, जबकि उनका पूर्वी मोर्चा ढह रहा था। यह सूचना प्रतिबंध तब और कठिन हो गया जब परिवारों को ऑपरेशन बाग्रेशन के दौरान गायब हुए सैनिकों से कोई संपर्क नहीं मिला। मई 1945 में युद्ध के अंत ने इस प्रचार परेड के अर्थ को
ऐतिहासिक दस्तावेज में बदल दिया। सोवियत विजय उत्सवों में जुलाई 1944 की परेड के फुटेज को जर्मन हार की क्रमिक और अपरिहार्य प्रक्रिया के दृश्य प्रमाण के रूप में शामिल किया गया। छवियों को नया संदर्भ मिला। अब वे संभावित जीत की भविष्यवाणी नहीं कर रही थीं, बल्कि उसकी उपलब्धि की पुष्टि कर रही थीं। मास्को से गुजरते कैदियों की कतारें नाजी सैन्य शक्ति के पतन का दृश्य शॉर्ट हैंड बन गईं, जो बर्लिन में अंतिम आत्मसमर्पण समारोहों की पूर्व सूचना थी। शीत युद्ध के पहले वर्षों में परेड ने अतिरिक्त भू राजनीतिक महत्व ग्रहण किया। पूर्वी यूरोप पर नियंत्रण स्थापित करते हुए सोवियत अधिकारियों के लिए यह फुटेज सैन्य प्रभुत्व और मनोवैज्ञानिक युद्ध की क्षमताओं दोनों को प्रदर्शित करता था। नए समाजवादी खेमे के शैक्षणिक संसाधनों में परेड प्रमुखता से दिखाई देती थी। यह स्मरण के लिए कि सोवियत शक्ति ने जर्मन सैन्यवाद को हराया था और भविष्य में किसी भी प्रतिरोध को इसी तरह पराजित कर सकती थी। पोलिश, चेकोस्लोवाक, हंगेरियन, रोमानियाई और पूर्वी जर्मन छात्र इतिहास कक्षाओं में यह फुटेज देखते थे और सोवियत सत्ता को चुनौती देने के परिणामों का सबक आत्मसात करते थे। पश्चिमी जर्मनी में युद्ध के प्रति विकसित होती दृष्टिकोणों ने परेड के फुटेज पर प्रतिक्रियाओं को जटिल बना दिया। प्रारंभिक युद्धोत्तर आख्यानों ने जर्मन आक्रामकता की तुलना में जर्मन पीड़ितता पर अधिक बल दिया, जैसे कि मित्र देशों की बमबारी, पूर्वी क्षेत्रों से निष्कासन और कैदियों के साथ दुर्व्यवहार। मास्को की परेड, जिसमें वेहरमाच की हार और अपमान के दृश्य प्रमाण थे, इन पीड़ितता आधारित आख्यानों के विपरीत थी। नतीजतन पश्चिमी जर्मन इतिहासकार और टिप्पणीकार इस घटना की चर्चा से सामान्यतः बचते रहे या इसे कम महत्व देते रहे, जब तक कि 1960 के दशक में नई पीढ़ियां नाजी युग की जिम्मेदारियों का अधिक प्रत्यक्ष रूप से सामना करने नहीं लगीं। पूर्वी जर्मनी के अधिकारियों को इस परेड को आधिकारिक इतिहास में एकीकृत करने में अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सोवियत सहयोगी होने के नाते पूर्वी जर्मनी न तो जर्मन कैदियों के साथ व्यवहार की निंदा कर सकता था और न ही युद्ध के दौरान सोवियत आचरण पर सवाल उठा सकता था। इसके बजाय राज्य इतिहासकारों ने एक सावधानीपूर्वक ढांचा विकसित किया, जिसमें फांसीवादी आक्रांता, वेहरमाच और नाजी पार्टी का नेतृत्व और भटके हुए जर्मन मजदूर, सामान्य सैनिक के बीच अंतर किया गया, जो परेड में शामिल थे। यह व्याख्यात्मक दृष्टिकोण जर्मन पराजय की स्वीकृति की अनुमति देता था, जबकि जर्मन सोवियत मैत्री की बात की कथा को बनाए रखता था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन ने परेड से संबंधित अभिलेखीय सामग्री तक पहुंच को पूरी तरह बदल दिया। पहले वर्गीकृत एनकेवीडी की योजना, दस्तावेज, संचालन आदेश और कार्रवाई के बाद की रिपोर्टें इतिहासकारों के लिए सुलभ हो गईं। इन सामग्रियों ने स्पष्ट रूप से सहज प्रतीत होने वाली घटना के पीछे व्यापक तैयारी को उजागर किया। कैदियों का सावधानीपूर्वक चयन, मार्ग की बारीकी से योजना और मीडिया कवरेज का सुनियोजित आयोजन। साथ ही रूसी इतिहासकारों ने पारंपरिक सोवियत कथा के कुछ पहलुओं पर सवाल उठाना शुरू किया, विशेष रूप से परेड के बाद कैदियों के साथ व्यवहार को लेकर। सोवियतोत्तर रूस में परेड के प्रति दृष्टिकोण स्टालिनवादी विरासत की व्यापक पुनर्विचार को प्रतिबिंबित करते हैं। कुछ इतिहासकारों ने इस घटना के वैध प्रतीकवाद पर जोर दिया, जबकि कैदियों के साथ बाद में किए गए दुर्व्यवहार का समर्थन नहीं किया। अन्य लोगों ने इस परेड को संशोधित कथाओं में शामिल किया, जिसमें नाजी पराजय में सोवियत योगदान की पश्चिमी अनदेखी पर सवाल उठाया गया। व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रूसी ऐतिहासिक स्मृति ने युद्धकालीन सोवियत अनुभव के चयनित पहलुओं को तेजी से अपनाया, जिसमें मास्को परेड को रूसी प्रतिरोध और अंततः आक्रमण पर जीत के प्रदर्शन के रूप में शामिल किया गया। सिनेमाई रूप में परेड की फुटेज ने प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त किया। जुलाई 1944 की घटना के दृश्य कई द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित वृत्तचित्रों में दिखाई दिए, अक्सर कथात्मक मोड़ के रूप में, नाजी अग्रसरता से पीछे हटने के संकेत के रूप में। सोवियत फिल्मकार रोमन कारमेन ने अपने महाकाव्य वृत्तचित्र द ट्रायल ऑफ द पीपल्स 1941 में इस फुटेज को शामिल किया, जिसमें मास्को परेड और बाद के नूर्नबर्ग ट्रायल्स को जोड़ा गया। सैन्य हार और कानूनी न्याय के बीच दृश्य निरंतरता। पश्चिमी वृत्तचित्र निर्माताओं ने भी इस फुटेज को शामिल किया, हालांकि अक्सर अलग दृष्टिकोण से, जो प्रचारात्मक पहलुओं या हार के मानवीय पहलू को उजागर करता था। तथ्यात्मक दस्तावेजीकरण से परे परेड की अवधारणा ने विजय और पराजय के काल्पनिक चित्रणों को प्रभावित किया। कई फिल्मों, उपन्यासों
और टेलीविजन प्रोडक्शनों ने मास्को परेड जैसे दृश्यों को शामिल किया, कभी सीधे संदर्भित, कभी केवल संकेत के रूप में। यह दृश्य ट्रोप, विजयी शत्रु क्षेत्र में पराजित सैनिकों का मार्च, पूर्ण सैन्य पतन के लिए एक प्रतीक बन गया। वास्तविक ऐतिहासिक घटना ने ऐसी कलात्मक पुनर्व्याख्याएं उत्पन्न की जो कभी-कभी परेड की मूल परिस्थितियों की सटीक समझ से भी आगे निकल गईं। आधुनिक समय के मास्को आगंतुकों के लिए परेड के भौतिक निशान गायब हो चुके हैं। कोई स्मारक उस मार्ग को चिह्नित नहीं करता जहां 57,000 कैदियों ने सोवियत गार्ड के अधीन मार्च किया था। सड़कों को बार बार पुनः पक्का किया गया है, भवनों का नवीनीकरण या प्रतिस्थापन किया गया है, और दशकों के विकास के साथ शहरी परिदृश्य रूपांतरित हो गया है। फिर भी परेड रूसी ऐतिहासिक चेतना में एक भूतिया उपस्थिति बनाए रखता है, एक घटना जो एक साथ याद और भुला दी गई है, मनाई और सवाल की गई है। दृश्य अभिलेखों में मौजूद है लेकिन भौतिक स्मरण में अनुपस्थित है। शायद परेड की सबसे स्थायी विरासत उसकी इस बात में है कि कैसे सैन्य विजय को मनोवैज्ञानिक लाभ में बदला जाता है। सामरिक सफलता या रणनीतिक प्रगति से परे सोवियत नेतृत्व ने दृश्य प्रतीकों की शक्ति को समझा, विजय की अमूर्तता को ठोस छवियों में बदलने की आवश्यकता को, पराजित शत्रुओं की भौतिक गति को विजयी क्षेत्र के माध्यम से व्यवस्थित करके उन्होंने न केवल एक क्षणिक प्रचार सफलता प्राप्त की बल्कि सैन्य पतन के लिए एक स्थायी दृश्य रूपक भी बनाया। इस समझ ने दुनिया भर में बाद के संघर्षों के चित्रण को प्रभावित किया। बाद की युद्धों के बाद होने वाली विजय परेडें 1991 में मुक्त कुवैत शहर से गुजरती अमेरिकी सेनाओं से लेकर चेचन युद्धों के बाद ग्रोझनी में मार्च करती रूसी सेनाओं तक मास्को की परेड के कुछ पहलुओं की प्रतिध्वनि करती है। युद्ध का मनोवैज्ञानिक आयाम, विजय के दृश्यकरण का महत्व और संगठित अपमान की शक्ति आंशिक रूप से जुलाई 1944 में प्रदर्शित पाठों से निकले हैं। अंततः मास्को परेड की विरासत सैन्य इतिहास, प्रचार तकनीकों, मनोवैज्ञानिक युद्ध और सामूहिक स्मृति के जटिल चौराहे को दर्शाती है। जो एक सोवियत विजय और जर्मन पराजय का एक योजनाबद्ध प्रदर्शन था, वह कुछ अधिक जटिल में बदल गया। एक दृश्य कलाकृति जो एक साथ ऐतिहासिक वास्तविकता का दस्तावेजीकरण करती है और एक कथात्मक अर्थ का निर्माण करती है। उस गर्मी के दिन मास्को में मार्च करते कैदियों की कतारें अब बहुत पहले लुप्त हो चुकी हैं, लेकिन उनकी झलकियों की छवियां आज भी यह समझने में मदद करती हैं कि विजय और पराजय केवल प्राप्त नहीं की जाती, बल्कि उन्हें दर्शाया, दर्ज किया और याद भी किया जाता है।